नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, स्थायीकरण के फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले हमें स्टाफ लॉगिन में आना होगा। यहाँ आने के बाद आप इसमें लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने का तरीका आपको आता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। और लॉगिन करने के बाद ये पेज आ चुका है और इस पेज में यहाँ लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स यानी 3 लाइंस दे रखी है, तो इन्हें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया मेनू बार आ चुका है। यहाँ देखेंगे तो एक फॉर्म का ऑप्शन है, इसे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके पास में नीचे की तरफ एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस का ऑप्शन है, इसे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो एक फॉर्म का ऑप्शन है, इसे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज आ चुका है। और यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शंस है, एक तो अप्लाई फॉर एसीपी के लिए है और एक कन्फर्मेशन फॉर्म और क्लिक हियर दे रखा है, दोनों ही है। तो एसीपी भी हमें करनी नहीं है, हमें स्थायीकरण का फॉर्म भरना है, इसलिए मैं नीचे वाले को क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। बाद देखेंगे तो प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के स्थायीकरण तो आवेदन पत्र हमारे सामने आ चुका है। और जो कार्मिक है उसका नाम दे रखा है, यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आईडी दे रखी है। आप दोनों ही अच्छे से चेक कर ले पहले। और मूल जो पद दे रखा है यहाँ 3rd ग्रेड के अंदर लेवल 1 दे रखा है और विषय यहाँ नहीं है, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर लेवल 2 है तो विषय यहाँ पे होना चाहिए। और ये दोनों ही हमारे जो P10 प्रपत्र है उसके अंदर जो पहले से हमारी डाटा फीड है उसके वहाँ से ये सारी चीज़ें आती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो स्थायीकरण के बारे में और भी दे रखा है, स्थायीकरण का मूल पद दे रखा है और आगे दे रखा है स्थायीकरण का मूल विषय दे रखा है। जो मूल पद है वह तो आपके ये तो यहाँ नज़र आ रहा है अपने को टीचर ग्रेड लेवल 1, यहाँ लेवल जो 2 वाले हैं वो 2 में आएगा। और आप देखेंगे आगे जैसे लेवल 1 कर देते हैं इनके। और इसके बाद आप देखेंगे स्थायीकरण का फॉर्म में विषय दे रखा है, तो विषय उन्हीं के नज़र आएंगे जो लेवल 2 के हैं। तो लेवल 2 में जो विषय है संबंधित वो यहाँ पे आपके शो हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको दे रखा है नियुक्त अधिकारी का चयन करें, और इस सेक्शन को मैं क्लिक करूँगा तो नियुक्त अधिकारी मेरे सामने आ चुके हैं। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा भी है, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा दे रखा है, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय, विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दे रखा है। तो इनमें से हमें कौन सा भरना है, इसके लिए आप यह देखिएगा कि आपके जो विद्यालय के पीओ हैं वह आपको क्या गाइडेंस करते हैं। वैसे लेवल 1 वालों के लिए विकास अधिकारी हैं जिन्होंने आपको नियुक्ति दी है और उन्होंने आदेश जारी करे हैं। और वैसे फिर फाइनली आपके जो पीओ महोदय जी आपको जैसा गाइड करें वो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो वो उचित समझे वैसा आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे भर दें। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे विकास अधिकारी भर देता हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो जिला है वह यहाँ पर आ चुका है, तो जिले का भी चयन करना है आपको। जिले का चयन कर लेते हैं, से यहाँ बाड़मेर जिला कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद आगे देखते हैं ब्लॉक। पहले ये ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब ब्लॉक का ऑप्शन भी आने लग गया है। तो ब्लॉक का ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ब्लॉक में है, वो भर देते हैं साथियों। इसके बाद आपका जो मेरिट नंबर यहाँ पे शो हो रखा है कि आपने जब यहाँ उत्तीर्ण करके आप यहाँ आए हैं और नौकरी जब लगी है तो आपका जो मेरिट क्रमांक था उसमें एग्ज़ाम में वो क्या था। और यहाँ दे रखा है कि सन भी दे रखा है और मेरिट क्रमांक भी दे रखा है, तो आप इसे अच्छे से जांच कर ले और ये देख ले कि भाई ये मेरिट क्रमांक वही है या नहीं है। कोई संशोधन है तो आपको प्रपत्र नंबर जो 10 मैंने बताया था आपको पहले ही कि प्रपत्र नंबर 10 में आपकी जो टोटल फीडिंग है वो पहले अच्छे से हो जानी चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे सारी डिटेल्स शो हो जाती है। तो कोई दिक्कत आ रही हो तो साथियों यदि कोई समस्या हो इसमें तो आप आपका प्रपत्र नंबर 10 पहले अच्छे से जांच कर ले और उसे अपडेट करने के बाद ही आपको यहाँ पे काम करना है। आगे देखेंगे आप तो आगे
परीक्षा परिणाम रिवाइज आ रहा है। यदि आप रीशफल से यहाँ पे आए हैं तो अगर आपको हाँ भरना है और नहीं आए हैं तो आपको ना करना है। तो क्योंकि जिस कार्मिक का मैं भर रहा हूँ वो रीशफल से नहीं आए हैं तो इसलिए मैं यह नहीं करूँगा। और जैसे मैं इसको यस करता हूँ तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन और खुल जाएगा आपके। आप देखेंगे तो मेरिट नंबर वापस जो रिवाइज यानी रीशफल का जो मेरिट क्रमांक आपको प्राप्त हुआ है वो यहाँ आपको भरना पड़ेगा। तो क्योंकि ये नहीं है इसलिए मैं वापस मना कर देता हूँ इसको। और आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स में कि इनके पिताजी का नाम आ रहा है, जन्म डेट आ रही है और मोबाइल नंबर आ रहा है। यदि किसी भी कार्मिक के इन तीनों में कोई संशोधन है तो आप प्रपत्र नंबर 10 में पहले से चेक कर लें और वहाँ अपडेट करने के बाद ये संशोधन इसमें हो जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे आगे में वर्तमान पद पर कार्यग्रहण की दिनांक दे रखी है। तो जिन साथियों की जो भी दिनांक दे रखी है तो वो नोट करके रख लें। और यहाँ पे एक सबसे ख़ास बात है आपके लिए, यदि आपने जिस दिन आपने ज्वाइन करा है उस दिन मध्याह्न अगर पूर्व में करा है तो आपका जो फिक्सेशन डेट है वो ये दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग ही होगी। और यदि आपका जो फिक्सेशन यानी आपने जो ज्वाइनिंग करी है वो मध्याह्न पश्चात करी है तो आपकी फिक्सेशन डेट इसके अगली वाली हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दे रखी 22 है, 22/7 दे रखा है। तो अगर आपने मध्याह्न पश्चात करा है तो आपके जो डेट हो जाएगी वो 23/7 हो जाएगी। तो ये आप थोड़ा ध्यान से रखिए। इसके बाद आप देखेंगे अध्ययन अनवरत कार्यरत है या नहीं, अभी कंटिन्यू में भी ये जॉब कर रहे हैं या नहीं, अपनी सर्विस दे रहे हैं या नहीं, हाँ या ना में यहाँ पे फिल करके दिखाना है। इसके बाद आप देखेंगे नियुक्ति के आदेश दे रखे हैं साथियों। ये नियुक्ति का आदेश का क्रमांक दे रखा है और उसकी डेट दे रखी है। अगर किसी भी साथी की यहाँ पे दोनों चीज़ें शो नहीं हो रही है तो आप पहले प्रपत्र नंबर 10 में इसे फीड कर लें और उसके बाद ही यहाँ पे ये शो हो जाएगी। क्योंकि इसमें एडिटेबल नहीं है यहाँ पे, तो ये जो सूचना है आपकी वो प्रपत्र नंबर 10 से सीधे ही यहाँ आई हुई है। तो पहले अगर इसमें कोई करेक्शन है तो आप आपके प्रपत्र नंबर 10 को एडिट कर लें और उसके बाद ही यहाँ पे देखें इसको। आगे देखेंगे नीचे तो पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि दे रखी है। तो तिथि मैंने आपको बताई दी, जिस डेट को आपका फिक्सेशन होगा उसमें आपको ये देखना है कि भाई टाइमिंग क्या दे रखा है, मध्याह्न पूर्व है या पश्चात है। अगर आपका जो मध्याह्न पूर्व है तो जो डेट दे रखी है उसमें +2 साल करने के बाद आपकी जो डेट बनती है वही हो जाएगी। और यदि मध्याह्न पश्चात है तो एक दिन आगे और खिसक जाएगा आपके। तो ये डेट आपको यहाँ फिल करनी है। और नीचे दे रखा है यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का NIC कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं है। और यहाँ देखिएगा NIC कोड भरना है। यदि आप मॉडल स्कूल में हैं तो, जो नहीं है तो उन्हें नहीं भरना है साथियों। यहाँ पे आगे आप नीचे देखेंगे तो 14 नंबर के अंदर दे रखा है संबंधित कक्षा का 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम प्रोबेशनरी अवधि का विवरण भरना है। कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि देखिएगा साथियों। कक्षा 5 और 8 केवल आपके ये जो 2 क्लासें दे रखी है, इन दोनों ही क्लासों के अंदर के जो कक्षा में कुल विद्यार्थी थे उनके जो ग्रेडिंग मिली है उनमें से केवल ABC और D ग्रेड को नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। D ग्रेड नहीं है तो केवल ABC ग्रेड वाले ही भरने हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तो क्रम संख्या दे रखी है। आप यहाँ पे जैसे सत्र देख सकते हैं, सत्र आपके पास में आ चुका है, काफ़ी सारे सत्र हैं। तो आपके जैसे 18-19 है, 19-20 है, ये 2 साल आपके पास में है तो 18-19 के ले लेते हैं। फिर कक्षा ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। विषय आपने क्या पढ़ाया है वह आप थोड़ा देख लीजिएगा कि भाई जैसे आपने हिंदी पढ़ाई है, मैथ्स पढ़ाई है, पंजाबी पढ़ाई है, संस्कृत पढ़ाई है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया है आपने, सोशल साइंस पढ़ाई है या SUPW पढ़ाया है। तो जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है, तो जैसे हिंदी पढ़ाया तो हिंदी का ले लेते हैं। कुल छात्र संख्या कितनी थी, मान लेते हैं 10 छात्र संख्या थी। परीक्षा परिणाम कितना परसेंटेज रहा, तो भाई 100% इसमें यहाँ पर रहा। और एक्शन में आप करके उसको सेव भी कर सकते हैं साथियों। आप आगे देखेंगे नीचे की तरफ तो उसके बाद संस्था प्रधान का जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास में यहाँ पे शो हो जाएगा। और आगे आप यहाँ देखेंगे तो कार्मिक का सेवा का विवरण दे रखा है साथियों। सेवा के विवरण में विद्यालय कार्यालय का नाम जहाँ पदस्थापित है, जो विद्यालय में अभी आप वर्तमान में कार्यरत हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ आ जाएगा और पद का नाम आ जाएगा। लेवल 1 है या 2 है, कौन सा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। और
कार्यरत की अवधि यानी किस डेट को आपने ज्वाइन करा था और कंटिन्यू आप कहाँ तक अब काम कर रहे हैं वहाँ, और पदस्थापन का प्रकार आपका दिखा देगा। यहाँ जिला परिषद दे रखा है, आपके जिला परिषद के थ्रू आप लगे हैं तो वो दिखाई दे देगा आपको। यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात है साथियों, जिन कार्मिकों का रीशफल हो चुका है उन कार्मिकों के रीशफल में यहाँ पे दो दो विद्यालय की एंट्री शो होगी। पहला विद्यालय वहाँ है जहाँ उन्होंने पहले काम करा था और वर्तमान में भी किस विद्यालय के अंदर है वो एंट्री आएगी, और ये दोनों ही एंट्रियाँ प्रपत्र नंबर 10 में फीडिंग करने के बाद ही यहाँ पे आएगी। तो ये खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि सेवा का विवरण आपके कंटिन्यू में दोनों ही यहाँ पे आने चाहिए। केवल उन्हीं के लिए जो रीशफल जिनका हो चुका है और उनका स्थान बदला हुआ है तो उनके लिए ध्यान रखिएगा। लास्ट में नीचे दे रखा है उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण दे रखा है। इसमें सबसे पहला जो विवरण दे रखा है साथियों, आप देखेंगे कि यहाँ अवकाश का विवरण में प्रसूति अवकाश विवरण में आप देखेंगे तो यहाँ कुछ अवकाश हैं। जैसे पहला इन साथी ने प्रसूति अवकाश ले रखा है, कब से कब तक का ले रखा है, तो वो डिटेल्स आपके पास में यहाँ आ जाएगी। और अवकाश का दिनांक लिखने के बाद कुल कितने दिनों का प्रसूति अवकाश लिया है वो यहाँ आ जाएगा, और इसमें आपको आदेश की प्रति भी संलग्न करनी है। तो साथियों एक चीज़ और आप नोट कीजिएगा, जो अवकाश हमारे पास में है यहाँ, ये जो अवकाश हमारे दे रखे हैं तो अवकाश में सारी लिस्ट है, प्रसूति भी है, पितृत्व भी दे रखा है, आकस्मिक भी दे रखा है, कार्यगण अवकाश, उपार्जित अवकाश, असाधारण, परिवर्तित, अवैतनिक और अन्य दे रखे हैं। इनमें से प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश और अलग से कोई जो आपने असाधारण अवकाश ले रखा है, तो कुछ अवकाशों को, इन अवकाशों के लिए ही केवल आपको जो विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति सेंक्शन होती है, और वो जो सेंक्शन होती है उसकी जो प्रति होगी आपके पास में और आपके विद्यालय में, उसकी जो कॉपी होगी वो यहाँ आपको अपलोड करनी है, केवल उन्हीं की, बाकी सभी के नहीं। जो नॉर्मल अवकाश हैं यानी आपकी कैजुअल लीव दे रखी है, आकस्मिक अवकाश जो आपका दे रखा है, इस अवकाश के लिए आपको किसी भी प्रकार के अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करने हैं। यह साथियों आप विशेष तौर से ध्यान रख लीजिएगा कि आपको किसी प्रकार के अवकाश को अपलोड नहीं करने हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आधे दिन का दे रखा है अवकाश, तो आधे दिन का अवकाश के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आधे दिन के अवकाश की गणना आराम से यहाँ पे हो जाएगी। तो अंत में आप देखेंगे तो एक सबमिट का बटन दे रखा है। ये सब चीज़ें अपलोड होने के बाद अपडेट टू डेट हो जाए, आप इसको एक बार पुनः वापस अच्छे से जाँच कर ले। जाँच करने के बाद ही आप यहाँ पे फाइनल क्लिक कीजिएगा। फाइनल क्लिक करने के बाद एक OTP आपके पास में आएगी और OTP से ये वेरीफाई हो जाएगा और ये आगे जो PO को फॉरवर्ड हो जाएगा, और PO फिर इसके ऊपर कार्य करके आपका स्थायीकरण के प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम हमारा जो स्थायीकरण का जो फॉर्म है आराम से जो सारी सूचनाएँ हैं, जिन सूचनाओं को हमें आवश्यकता है वह सारी सूचनाएं अगर हमारे पास अवेलेबल है, हम आसानी से इसको भर सकते हैं।